अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम सर मोहम्मद काशिफ from Huff School System DHA campus, and today we are going to start our online lecture number 6, and today topic is about Bohr atomic theory. बेटा बोहर एटॉमिक थ्योरी से पहले हमें रदरफोर्ड के डिफेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है, जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किए थे। बेटा अगेन उसको देखते हैं, क्योंकि जब भी कोई न्यू मॉडल पेश किया जाता है तो वो परवियस किसी एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट की वजह से न्यू एटॉमिक मॉडल पेश किया जाता है। तो ज़ाहिर बात है, जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया बेटा, उसमें कुछ डिफेक्ट थे जिसकी वजह से एक न्यू एटॉमिक मॉडल पेश किया गया। तो लेट्स सी बेटा क्या वो डिफेक्ट थे। तो वो डिफेक्ट ये थे कि बेटा कि एक सपोज किया कि यहाँ पे हमारे पास एटम है और ये एटम का हमारे पास न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कह दिया है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस तरह फिर उसने ये कहा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट उसका पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल हैं, तो उन्हें जब भी वो रिवॉल्व करेंगे तो उन्हें एनर्जी को खारिज करना चाहिए। यानी कि बेटा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को खारिज करना चाहिए। तो बेटा पहला डिफेक्ट यहाँ से पकड़ा जाता है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन, जिस तरह रदरफोर्ड ने कहा कि उसको एनर्जी को खारिज करना चाहिए, तो अगर ये यहाँ पे एनर्जी खारिज करेगा तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब इसकी एनर्जी ज़ीरो रह जाएगी और ये इस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा और इस तरह एटम का जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा ऐसा आपको पता है कि जो आज की साइंस कहती है बेटा, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेकंड बेटा उसके ये था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को खारिज करते हैं कंटिन्यूसली, तो उनका स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन बट इन फैक्ट बेटा कौन सा स्पेक्ट्रम था? लाइन स्पेक्ट्रम था। तो बेटा ये डिफेक्ट थे जिसकी बुनियाद पे एक न्यू एटॉमिक मॉडल पेश किया गया। तो लेट्स गो एंड स्टडी बोहर एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में ये कहा गया कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो एक एटम में रिवॉल्व कर रहे हैं, डज नॉट एब्जॉर्ब आर एनर्जी कंटिन्यूसली, कि वो बेटा अपनी एनर्जी को ना तो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व मीन बेटा गेन करते हैं, और ना ही इमिट मीन बेटा खारिज करते हैं। ये किसने कहा? बोहर ने कहा। The energy of revolving electron is quantized। बोहर ने मजीद ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड रहती है। बेटा क्वांटाइज का इंग्लिश में मीन फिक्स होता है, यानी कि फिक्स मीन ना तो एनर्जी खारिज हो रही है और ना ही एनर्जी गेन हो रही है। यानी कि उसके पास फर्स्ट टाइम जो एनर्जी थी, अब बेटा वो देखा जाए तो एनर्जी किस वजह से थी कि यहाँ पे एटम में न्यूक्लियस होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस तरह इसके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहा है, ये असल में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन किस वजह से है? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज है। लिहाजा ये अट्रैक्शन की एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती है रिवॉल्व करने पे, और ये एनर्जी उसकी फिक्स रहती है। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर बेटा नहीं गिरेगा, लिहाजा एटम की जो शक्ल है वो बरकरार रहेगी। ये थ्योरी बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल की थी। अब बेटा देखते हैं इसके कुछ पोस्टुलेट हैं। पोस्टुलेट मीन पॉइंट, जिसको आप कहते हैं कि उस के एटॉमिक मॉडल के क्या पॉइंट्स थे, मीन उसने क्या रिजल्ट अपने एटॉमिक मॉडल के दुनिया के सामने पेश किए। अब बेटा उसके ये पॉइंट्स थे
द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस। बेटा इसको टाइनी मीन होता है छोटा न्यूक्लियस इसलिए कहा गया है क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन एक होते हैं और न्यूट्रॉन बेटा इसमें नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन वन सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस r, तो इसको टाइनी न्यूक्लियस इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, लिहाजा ये सबसे स्मॉल एटम होगा। Each orbit has fixed energy level। बेटा this is we already have discussed कि उनके एनर्जी लेवल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज मीन फिक्स कर दी जाती है ना। क्वांटाइज मीन बेटा ना तो वो इंक्रीज हो रही होती है ना ही वो डिक्रीज हो रही होती है। अब ये क्वांटाइज कब रहती है बेटा, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। ये क्वांटाइज तब तक रहती है जब तक इलेक्ट्रॉन रिमेन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट, यानी कि जब तक वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही ऑर्बिट में रहता है। सपोज के बेटा ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक और इस तरह से ऑर्बिट है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रहेगा तो इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन अगर ये अपने शेल से दूसरे शेल में आना चाहेगा या ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने शेल से बाहर वाले शेल की तरफ जाना चाहेगा तो तब इनकी एनर्जी लूज या गेन हो सकती है इन सच केस बेटा। लेकिन जब तक वो अपने ही पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तो तब तक उसकी एनर्जी जो होगी वो बेटा क्वांटाइज्ड मीन फिक्स रहेगी। ओके, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी एनर्जी ऑब्जर्व हो जाएगी। बेटा ये मैंने अभी बताया है कि जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहेगा, ऑर्बिट मीन बेटा शेल, जब तक वो अपने शेल में रहेगा तो उसकी एनर्जी लूज गेन नहीं होगी, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड रहेगी। लेकिन अगर वो जंप करेगा अपने शेल से किसी दूसरे शेल में तो इस दौरान उसकी एनर्जी ऑब्जर्व हो सकती है, यानी कि गेन कर सकता है या फिर वो इमिट मीन खारिज कर सकता है। तो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। अब बेटा ये एटम को देखें, ये हमारे पास एक एटम है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। लोअर बेटा कहते हैं जो नज़दीक न्यूक्लियस के ऑर्बिट होता है उसको लोअर कहते हैं, और जो जितना दूर होता जाता है वो ऑर्बिट को हम हायर ऑर्बिट कहते हैं। अब देखें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये यहाँ से जंप करता है किसकी तरफ, हायर की तरफ। अब बेटा जब वो लोअर में था तो लोअर में मेन इसका ये जो सर्कल था, जो इसका ऑर्बिट था वो छोटा था, तो लिहाजा यहाँ पे रिवॉल्व करने के लिए उसको कम एनर्जी चाहिए थी। लेकिन जैसे वो यहाँ से जंप करके इस बड़े ऑर्बिट में आ रहा है तो यहाँ पे देखें ये बड़ा ऑर्बिट है तो लिहाजा इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो लिहाजा वो कहीं से एनर्जी गेन करेगा, यानी कि वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा ताकि वो इस बड़े ऑर्बिट में क्या कर सके, रिवॉल्व कर सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, ऑब्जर्व होगी। अगेन बेटा बता रहा हूँ कि आप एक छोटे दायरे में घूम रहे हैं तो आपको एनर्जी कम चाहिए, लेकिन आप जब किसी बड़े दायरे में घूमने के लिए आते हैं, रनिंग करने के लिए आते हैं, तो आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी तरह बेटा इसके ऑपोजिट देखें तो ये नीचे एक एटम को देखें, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है, यहाँ पे पहले से घूम रहा है, तो इट मीन इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन ये जैसे ही लोअर में जंप करेगा तो लोअर में जाके इसकी एनर्जी इसको क्या चाहिए, कम चाहिए बेटा, तो लिहाजा ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, खारिज कर देगा बेटा। तो इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से किसकी तरफ जा रहा है, लोअर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, तो वो एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में क्या करेगा, खारिज कर देगा बेटा। दिस चेंज इन एनर्जी, ये जो आपकी एनर्जी की चेंज आती है, यानी कि आपकी एनर्जी चेंज कैसे हुई, क्योंकि लोअर में था तो हायर में आया तो उसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, इट मीन उसकी एनर्जी पहले फिक्स थी, जब उससे लोअर से हायर में आया तो उसकी एनर्जी में चेंजिंग आ गई। तो बेटा इसी तरह जब वो हायर में था तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज थी, जैसे बेटा वो लोअर में जाएगा तो उसकी एनर्जी में क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। तो दिस एनर्जी चेंजिंग इज इक्वल टू एच वी। तो यहाँ पे बेटा एच क्या है, एच इज अ प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू बेटा ये होती है, क्योंकि कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू होती है और कांस्टेंट जो होता है वो साइंटिस्ट अपनी मर्जी से देता है। और इसमें v बेटा क्या है, v इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट,
H क्या है आपको वो ऑलरेडी बेटा पड़ता है, कांस्टेंट है, E इज अ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंटम। ज़ाहिर बात है बेटा उसकी एनर्जी फिक्स है, तो लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन अपने उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम, सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो जब भी हम एंगुलर की बात करेंगे तो एंगुलर में आपको पता है कि एंगुलर से मुराद दायरे में आपका मोमेंटम होता है, तो दायरे में आपका क्या आ जाता है बेटा, रेडियस भी आ जाता है। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होगा वो mvr होगा बेटा, r स्टैंड फॉर रेडियस। तो mvr इज इक्वल टू होगा nh/2π। h आपको पता है बेटा प्लांक कांस्टेंट है, 2π, पाई इज आल्सो अ कांस्टेंट, एंड n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड में है या थर्ड में है। अब बेटा देखें यहाँ तक हमारा वो मॉडल खत्म हो चुका है। अब बेटा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम देखें कि क्या होता है हमारे पास। अब बेटा यहाँ पे देखिए कि ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ये रदरफोर्ड हैं और इनका ये एटॉमिक मॉडल है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देखें रिवॉल्व कर रहा है। अब देखें बेटा आप यहाँ पे वाज़ेह तौर पे देख लें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा तो आपको पता है कि इसकी एनर्जी क्या होगी, खारिज होगी। किसके अकॉर्डिंग बेटा, बोहर के रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये एनर्जी खारिज होगी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग बेटा। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये एनर्जी खारिज हो रही है। तो जैसे जैसे एनर्जी खारिज होती जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आता आता क्या करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा और इस तरह से एटम का जो स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब बेटा ये प्रॉब्लम थी जिसको आके किसी ने सॉल्व किया, नील बोहर ने सॉल्व किया। इसने ये कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी वो जिस शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो रिमेन फिक्स रहती है, इट मीन क्वांटाइज्ड रहती है। आप बेटा यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने ही फिक्स शेल के अंदर है। तो ये बेटा मेजर डिफरेंस था उसका बोहर एटॉमिक मॉडल का और आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। द ऑर्बिट विद फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, इसको एनर्जी लेवल के तौर पर भी नाम दिया। तो ये बेटा एक न्यू आपके पास स्ट्रक्चर बन गई इसकी एटम की। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियस है, इसके साथ ये जो पहला शेल है इसमें इसका जो नेम होता है वो के, नेक्स्ट शेल का नाम एल, यानी कि कैपिटल से इसका नाम रख दिए जाते हैं। इसको शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं और बिट भी कहा जाता है। सो बेटा होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगेन बताता चलूँ, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी पे था, ओल्ड थ्योरी पे था, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट, यानी कि वहाँ पे कोई आइडिया ऑर्बिट का नहीं था। यानी कि रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि कोई ऑर्बिट भी होता है, कोई शेल भी होता है, एनर्जी लेवल भी होता है। तो एनर्जी लेवल का जो हमें कॉन्सेप्ट था वो बोहर ने दिया था बेटा। एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसने ये कहा था, हालांकि वो कौन सा स्पेक्ट्रम बना रहा होता था, लाइन स्पेक्ट्रम, जो आज की साइंस कहती है। एटम शुड कोलैप्स, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करेगा तो वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, लिहाजा एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग बेटा, ये था जी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग। अब बेटा देखें बोहर एटॉमिक मॉडल, इट वाज ऑन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम मीन कि उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो उसके एनर्जी फिक्स रहती है, क्योंकि यहाँ पे पहली दफ़ा बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो किसी ख़ास ऑर्बिट यानी कि शेल या एनर्जी लेवल में और रिवॉल्व कर रहा होता है। ऑर्बिट हैज़ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम भी है, जिसको हमने डिस्कस किया था कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr होता है। इस तरह बेटा एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम, ये बेटा कहा गया कि एटम को क्या देना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम देना चाहिए। एंड एटम शुड एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट करता है, यानी कि एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। डिस्ट्रॉय होने से ये मीन है कि इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर बेटा नहीं गिरते।
बेटा नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पिछला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ये बेटा अभी मैं आपको समझाता हूँ तफसील से। बेटा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक एटम है। अब बेटा एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसका जो फर्स्ट शेल है इसको नाम दिया गया है के का, इसके बाद सेकंड शेल को बेटा एल का, उसके बाद वाला जो शेल है उसको हम एम का नाम दे रहे हैं। और ये शेल के नाम ऐसे अप टू सॉन चलते रहते हैं, मेन, एम, एन, ओ, टी, इस तरह से बेटा। अब बेटा नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है सब शेल का। सब शेल कहते हैं शेल के अंदर एक दूसरे शेल का होना। जिस तरह बेटा यहाँ पे देखें तो ये अप वाला आपके पास एक शेल है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया के। इसके अंदर भी एक छोटा शेल हो सकता है जिसको हम सब शेल कहते हैं। और उन सब शेल के नाम बेटा कुछ इस तरह से होते हैं, एस, पी, डी, एफ। अब बेटा हमने देखना है कि जो हमारे पास शेल के है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये हमारा शेल था 1, एल वाला हमारा शेल है 2, ये 3 है। अब बेटा के में कितने शेल आ सकते हैं ये हमें बताएगा ये फार्मूला, 2n का स्केयर। यानी कि n मीन क्या है आपके नंबर ऑफ शेल। तो ये कौन सा शेल था फर्स्ट, तो आप n की जगह बेटा क्या लिखेंगे 1 स्केयर ऊपर ले लें। तो 1 का स्केयर क्या होगा 1, 2 1 दा 2। तो इट मीन बेटा के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम बेटा 2, मिनिमम 1 भी आ सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा के शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। इस तरह अगर हम निकालना चाहें कि एल में कितने शेल एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एल कौन सा नंबर है, यानी कि n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू 2। तो अब n की जगह आप 2 पुट करें, 2 इंटू 2 का स्केयर। अब बेटा देखिए 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, 4 टू द 8। इट मीन्स सेकेंड जो शेल है जिसको हमने नाम दिया है एल का, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो बेटा 8 से कम तो लिख सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसी तरह आप थर्ड का बेटा खुद निकाल सकते हैं। अब बेटा सब शेल में देखा जाए तो इधर फिक्स है, इधर कोई फार्मूला नहीं है कि सब शेल जो S होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। अब आप इसमें 4 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है 6, यानी कि P जो सब शेल होगा इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें फिर 4 ऐड कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा 10। तो D जो सब शेल होगा इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। F यानी कि 10 में मजीद 4 ऐड कर दें तो 14। तो जो F सब शेल होगा इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपकी सब शेलिंग में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपको बताई जा रही है कि कैसे आ सकते हैं। अब बेटा हम कोई एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरीन नेगेटिव आयन, आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखानी है। अब आपको पता है कि बेटा क्लोरीन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास 17 होते हैं, यानी कि 17 अगर इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन 17 ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा इस बात को बड़ा फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे क्लोरीन नेगेटिव का पूछा गया है, सिर्फ क्लोरीन एटम का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इट मीन नेगेटिव है, तो नेगेटिव आयन कब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इट मीन अगर क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे तो क्लोरीन नेगेटिव कब बना, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 18। तो इट मीन जब हमने अब जो क्लोरीन नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो 18 के लिहाज से करनी है। तो बेटा लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले न्यूक्लियस बनाएं। प्रोटॉन आपके पास कितने हैं 17 है। ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा कि क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का याद होना ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नहीं है। अब बेटा पहला शेल बनाएं। पहले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फार्मूले में निकाल लें, कितने होते हैं 2। तो बेटा यहाँ पे 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट
ये बेटा ये यहाँ पे देखें ना, क्योंकि हमने ये फार्मूले में निकाल के दिए हुए हैं कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट शेल में देखें, दूसरा शेल बनाएं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब बेटा हमारे पास 2 और 8 कितने हो गए? 10। लेकिन अभी भी टोटल इसके 18 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। इसका मतलब हमें एल शेल भी बनाना पड़ेगा। अब बेटा पहले एल शेल की हमें तादाद का पता होना चाहिए कि एल शेल में कितने तादाद, एम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो सकते हैं? तो बेटा देखें 2n का स्क्वायर। अब बेटा m हमारे पास कौन सा शेल है? 3, तो ऊपर स्क्वायर है तो एज इट इज बेटा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 टू द 18। इसका मतलब लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं m शेल में, तो लेकिन हमारे पास बचे हुए कितने हैं? 8। तो हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। अब बेटा देखें हमने लास्ट शेल में 8 लगा दिए, K, L और M तीनों सब शेल बन चुके हैं। हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल के लिहाज से कंप्लीट हो चुकी है। अब बेटा हमने सब शेल बनाने हैं। अब बेटा एक बात याद रखिए, हमारे पास K शेल कौन सा होता है? फर्स्ट, तो इसमें सब शेल भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। तो इट मीन यहाँ पे S आ जाएगा, क्योंकि पहले सब शेल को क्या कहते हैं? S, और इसके साथ 1 इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये सब शेल किस शेल से बिलोंग करता है? फर्स्ट शेल यानी कि K से। इसी तरह बेटा दूसरा सब शेल क्या है हमारे पास? L, तो दूसरा शेल है, तो इट मीन यहाँ पे हमारे पास सब शेल कितने होंगे? 2, यानी कि स्टार्टिंग से पढ़े S और P। क्यों यहाँ पे 2 सब शेल है? क्योंकि ये शेल नंबर कौन सा है? दूसरा है, तो इसलिए इन दोनों सब शेल के साथ 2 लिखा जाएगा, क्योंकि ये कौन से शेल से बिलोंग करते हैं? 2। इसी तरह हमारे पास देखें कि तीसरा शेल भी यहाँ पे बना था M, तो M में कितने सब शेल होंगे? क्योंकि M शेल कौन सा है? थर्ड है, तो इसलिए इसमें सब शेल भी कितने होंगे? 3 होंगे, यानी कि S, P और D। अब ये इन हर एक के साथ 3 लिखा जाएगा। क्यों 3 लिखा जाएगा? क्योंकि ये कौन से शेल के हैं? थर्ड शेल के हैं। तो बेटा इस तरह हमारे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि तीनों शेल थे, तो तीनों शेल के हमने सब शेल बना लिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आप पुट कर दें। S में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। फिर नीचे आ जाएं, इस S में कितने आ जाते हैं? 2। P में कितने मैक्सिमम आते हैं? 6। तो पहले काउंट डाउन कर लें, 2, 4 और 6, 10। फिर S में कितने आ सकते हैं? 2, 10 और 2, 12। इसमें कितने आ सकते हैं? 6। P में यानी कि 6 आते हैं, तो आपके पास 10, 2, 12, 12 और 6, 18 कंप्लीट हो चुके हैं, तो लिहाजा ये D बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा ये जो हमारे पास सब शेल थे, अब हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? तो बेटा फाइनली हम इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? सब शेल का आ जाएगा। तो बेटा देखें, शेल कंप्लीटेड, सब शेल कंप्लीटेड, तो लिहाजा क्लोरीन की ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो इस तरह से बेटा पेपर में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी आपको एटम दिया जा सकता है, कोई भी आयन दिया जा सकता है, और आपने उसकी क्या करनी होगी? आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। सो बेटा होप सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। एनी क्यूरी यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। बेटा सीखने का मज़ा ही तब आता है जब बगैर किसी हेजिटेशन के सीखा जाए। सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।